अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आज का लेक्चर है हमारा डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का ही है। कल भी हमने इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन की थी। तो ये डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का हमारा लेक्चर है। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ दैट लेक्चर। दिस इज द पार्ट 2। दिस इज सेकेंड लेक्चर फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसमें कल वाले अपने लेक्चर को सबसे पहले कंक्लूड करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन के बाद हम लोग डिस्कशन बाकी करेंगे कि जो चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे डिस्कस करने वाली हैं, जहाँ से आपके एमसीक्यूज या ये चीज़ें जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कोई डिसाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, मैंने यहाँ पे क्लियरली ये मेंशन कर दी है कि ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी लैंग्वेज स्टार्ट विद द सिंबल हैश। ये हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की स्टार्टिंग की इंडिकेशन है। ये जो हैश यहाँ पे डला हुआ है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की स्टार्टिंग की इंडिकेशन है। ये बताता है कि इसके आगे लिखा गया उस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। बट अगर आपको पेपर में एमसीक्यू आ जाता है कि इन दोनों में से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सा है, हैश है या डिफाइन है या ये पूरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो आपने नाम याद रखना है कि दिस डिफाइन इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये डिफाइन जो है ये क्या है, दिस इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अगर आपको टॉपिक एमसीक्यू में आ जाता है ये पॉइंट कि ये हैश डिफाइन पूरा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या खाली डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो याद रखना है ओनली दिस वर्ड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। दिस हैश इज इंडिकेटिंग कि ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सेम वाज द केस विद हैश इंक्लूड। उसमें हैश इंक्लूड में से इंक्लूड का लफ्ज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था। क्लियर है बात? तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट विद द सिंबल हैश। ये एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट। डिफाइन डायरेक्टिव इज यूज्ड टू डिफाइन कांस्टेंट मैक्रोस। डिफाइन डायरेक्टिव का काम क्या है? ये जो डिफाइन डायरेक्टिव है इसका काम क्या है? डिफाइन लफ्ज का काम सी लैंग्वेज में कांस्टेंट मैक्रोस को क्रिएट करना है। दिस कैन बी अनदर एमसीक्यू। और ये बेसिक सिंटेक्स जो कल हमने लिखा था उसी को जरा दोबारा से रिफाइन कर रहे हैं कि हैश डिफाइन के आगे कांस्टेंट का नाम आता है, फिर कांस्टेंट की वैल्यू आती है। और एग्जांपल में ये है कि हैश डिफाइन एज इट इज आ गया। कांस्टेंट के नाम की जगह हमने अपनी मर्जी का नाम जो भी हम रखना चाहें अपने कांस्टेंट का वो रख लिया, पाई। और ये 3.14 इज द वैल्यू फॉर दिस कांस्टेंट। मतलब कि ये 3.14 वैल्यू असाइन हो गई है किसको? इस कांस्टेंट को। ये 3.14 वैल्यू असाइन हो गई है इस कांस्टेंट को। यहां तक बात क्लियर है? अब ये दो चीजें, ये हमारे पास जो दो चीजें हैं, द कांस्टेंट नेम एंड द कांस्टेंट वैल्यू। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द कांस्टेंट नेम, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट, और फिर इसकी फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे ये जो हमारे पास कांस्टेंट नेम है, सबसे पहले दिस थिंग, द कांस्टेंट नेम। व्हाट इज दिस कांस्टेंट नेम? तो मैंने आपको सामने बता दिया यहाँ पे कांस्टेंट नेम कैन बी डिसाइडेड बाय द यूजर और द प्रोग्रामर। जो बंदा कोडिंग कर रहा है, जो बंदा प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है, वो प्रोग्रामर, यूजर भी मैं उसे ही कह रहा हूं, तो वो प्रोग्रामर या यूजर अपनी मर्जी से कांस्टेंट का नाम रख सकता है। बट एक बात मैंने यहाँ पे बता दी आपको, टेकिंग अंडर कंसिडरेशन सम नेमिंग रूल्स। बगैर कुछ रूल्स के वो कांस्टेंट का नाम नहीं रख सकता। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स और रेगुलेशंस उस प्रोग्रामर को अपने माइंड में मद्देनजर रखते हुए फिर कांस्टेंट का नाम रखना है। वो रूल्स क्या हैं हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में वेरिएबल और कांस्टेंट की नेमिंग के रूल्स हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इन दिस एग्जांपल पाई इज द कांस्टेंट नेम। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये पाई जो है ना, मैंने अपनी मर्जी से पी आई रखा तो ये कांस्टेंट का नाम था। और व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू? अ कांस्टेंट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू। कांस्टेंट किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर कर सकता है। और वो जो मेजर टाइप्स होती हैं, ज्यादातर जो कांस्टेंट्स में इस्तेमाल होती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो ये आपके सामने डिफाइंड है कि वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले कहते हैं इंटीजर वैल्यू भी कांस्टेंट स्टोर कर सकता है। तो ये मैंने एग्जाम्पल में ये एक इंटीजर वैल्यू लिख दी है 25, 25, दिस इज एन इंटीजर। डेसिमल वैल्यू भी कांस्टेंट स्टोर कर सकता है 30.47, एक डेसिमल वैल्यू लिख दिया एग्जांपल के तौर पे सिर्फ। जैसे ये 3.14 इज आल्सो अ डेसिमल वैल्यू। और इसी तरह से करैक्टर वैल्यू भी एक कांस्टेंट स्टोर कर सकता है। करैक्टर क्या होता है?
कोई भी की स्ट्रोक, जब आप कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाते हैं और स्क्रीन पे कुछ लिखा आ जाए या ना लिखा है बट कर्सर एक पोजीशन आगे मूव हो जाए, उसे हम करैक्टर बोलते हैं। मतलब कि जब आप स्क्रीन कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे ए लिखा आ जाता है ना, दिस ए इज अ करैक्टर। कीबोर्ड पे ए लिखा आ जाता है ना, तो दिस ए इज अ करैक्टर। पहली बात, यहां तक बात क्लियर है कि ये ए क्या हो गया, एक करैक्टर हो गया। जब आप ए का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे ए लिखा आ जाता है, दिस ए इज अ करैक्टर। स्क्रीन पे ए लिखा आ जाता है, दिस ए इज अ करैक्टर। अब अगर मैं बी दबाऊंगा तो बी इज अनदर करैक्टर, सी दबाऊंगा सी इज अनदर करैक्टर। कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सिंगुलरली जब आप एक बटन दबाते हैं और एक सिंबल कोई लिखा आ जाए, वो कोई अल्फाबेट है, कोई नंबर है, कोई सिंबल है, तो दैट इज नोन एज अ करैक्टर। जब आप 2 4 5 कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, मोर देन वन, मतलब कि 2 3 4 और मोर देन वन, कितने भी हो जाएं, तो उन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं जी स्ट्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं जी। तो वो स्ट्रिंग वैल्यू भी एक कांस्टेंट में स्टोर की जा सकती है। बट यहाँ पे मेजर 3 वैल्यूज जो आगे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते रहेंगे, वो मेजर 3 वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। कौन कौन सी, इंटीजर, डेसिमल और करैक्टर वैल्यू। जोन सी वैल्यू आप यहां पे लिखेंगे ऑटोमेटिकली वो वैल्यू इस कांस्टेंट में स्टोर हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर है जी। हम इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने इस टॉपिक के बारे में, उनकी डिस्कशन करेंगे। उनकी डिस्कशन से पहले लेट मी हैव पिक्चर्स ऑफ दिस लेक्चर, ताकि मैं आपके साथ फर्दर कोई शेयरिंग अगर हो चाहूँ तो कर सकूँ। ओके, तो अब हम अपनी फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक कि ये जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स वाला पोर्शन है, ये किस तरीके से काम करेगा। तो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने पहले पढ़ा था, हैश डिफाइन उसके बाद में पढ़ लिया। अब आप अगर चाहें तो आप किसी और तरह की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में। मतलब कि इफ़ यू वांट, तो आप यहाँ पे कुछ इस अंदाज में हैश डिफाइन, लेट्स सपोज यू वांट टू स्टोर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम। आप अपने नाम का पहला कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इस कांस्टेंट का नाम कुछ भी रख दें। मैं इस कांस्टेंट का नाम नेम रख रहा हूं, कुछ भी रख दें, कांस्टेंट का नाम नेम रखें, नेम एक स्पेस दें, स्पेस के बाद आप जो भी लिखेंगे वो उस कांस्टेंट का, वो कांस्टेंट की वैल्यू समझी जाएगी। तो माय नेम इज हारिस और मैं यहाँ पे एच स्टोर करता हूँ। एक बात याद रखनी है कि कैरेक्टर इज ऑलवेज स्टोर्ड इन सिंगल कोटेशन मार्क्स। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने एच के गिर्द कोटेशन डाले हैं, सिंगल कोट्स जिसे आप कहते हैं ना, तो एच के गिर्द मैंने कोटेशन डाले। तो कैरेक्टर हमेशा बच्चे सिंगल कोटेशंस में ही स्टोर होता है, विदाउट सिंगल कोटेशन स्टोर नहीं होता। तो ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब होगा क्या, होगा ये कि मेमोरी में एक स्पेस होगी जिसका नाम नेम होगा और उसका नाम एच रखा जाएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ और फिर इसकी मेमोरी एलोकेशन देखते हैं। दिस इज हैश define, I want to define a constant of let's suppose पाई वाला ही कैरेक्टर कांस्टेंट क्रिएट करना है। उसका नाम मैंने पाई रखा और उसकी वैल्यू मैंने स्टोर कर दी 3.14। अब मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज अ कैरेक्टर, दिस इज अ डेसिमल कांस्टेंट। इसे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग में ये जो डेसिमल है इसको फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि जब कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो व्हाट विल हैपन, इसकी हैपनिंग देखनी है आपने कि होगा क्या। होगा कुछ यूं कि हमारे पास जो मेमोरी है, मेमोरी मींस जो हमारी रैम है, लेट मी हैव द डस्टर, जो हमारी रैम है उसके साथ क्या एक्शन परफॉर्म होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज द मेमोरी फॉर एग्जांपल। और आपको एक बात पता है जो आप फर्स्ट ईयर के 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स।
ईच स्लॉट इज गिवन अ यूनिक एड्रेस। मेमोरी को स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है, हर स्लॉट का एक यूनिक एड्रेस है, लाइक दिस माइट बी गिवन इन बाइनरी और दिस माइट बी गिवन इन हेक्साडेसिमल। तो मैं बाइनरी के एग्जांपल के तौर पे इसको बाइनरी में कंसिडर कर रहा हूं। तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो ये मैंने उनकी मेमोरी स्लॉट्स की एड्रेसिंग कर दी है आपको एग्जांपल सिर्फ देने के लिए। अब यहां पर जब ये लाइन चलेगी तो होगा क्या, हैश डिफाइन को पढ़ते ही कंपाइलर को पता चला कि ये एक डायरेक्टिव मिल गया, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मिल गया है जिसने मेमोरी में एक कांस्टेंट क्रिएट करवाना है, मेमोरी में एक ऐसी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है जहां पे रखी गई वैल्यू बाद में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना हो सके, उसमें कोई अपडेशन ना हो सके। अब होगा इस केस में कुछ यूं कि जैसे ही ये वैल्यू चली तो साथ ही उसने देखा उसका नाम क्या रखना है, उसका नाम रखना है पाई। मेमोरी में कंट्रोलर आया और पहली एम्प्टी लोकेशन ढूंढी, तो फॉर एग्जांपल दिस वाज द फर्स्ट टेम्परेरी लोकेशन, ये लोकेशन बिजी नहीं थी, इस लोकेशन का नाम वो रखवाएगा जी पाई। जो भी आपने नाम यहाँ पे रखा है, इस लोकेशन का नाम क्या रखा गया, पाई। और साथ में जैसे ही जो वैल्यू आपने उसमें स्टोर की है, दिस वैल्यू जो आपने वहां पे जो भी वैल्यू स्टोर की है, ये जो भी वैल्यू है, इंटीजर है, डेसिमल है, कैरेक्टर है, जो भी वैल्यू आपने स्टोर की है वो वैल्यू उस पाई लोकेशन को असाइन कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा 3.14। तो देखा आपने, हुआ क्या, हुआ ये कि जब भी कभी हम एक कैरेक्टर डेसिमल कांस्टेंट बनाएंगे या इंटीजर कांस्टेंट या कैरेक्टर कांस्टेंट, तो जैसे ही कंपाइलर इसको पढ़ेगा उसको पता चल जाएगा कि मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई करनी है और उस स्पेस का नाम क्या रखना है, ये जो भी आगे आपने कांस्टेंट का नाम रखा है वो उसने नाम रख दिया। नाम रखने के फौरन बाद जो भी वैल्यू आपने उसको यहाँ पे दी है उस स्टेटमेंट में, वो वैल्यू यहाँ पे मेमोरी में उसको असाइन हो जाएगी। ये सारा काम बैकएंड पे मेमोरी में परफॉर्म हो रहा है, ये सारा काम बैकएंड पे मेमोरी में परफॉर्म हो रहा है। आपको ये परफॉर्म होता स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, ये बैकएंड पे मेमोरी में जस्ट परफॉर्म हो रहा है। अब ये जो हमारी स्टेटमेंट है, हैश डिफाइन और कांस्टेंट का नाम और कांस्टेंट की वैल्यू, ये हम लिखते कहाँ पे हैं, जो हमारे प्रोग्राम का हेडर है ना, मतलब कि जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था वहां पे जो हम सबसे ऊपर टॉप पे क्या लिखते हैं, सबसे पहले हैश इंक्लूड और एंगुलर ब्रैकेट्स में stdio.h, ये हमारा हेडर था, सबसे ऊपर ये लिखा। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का पोर्शन हेडर ही है, सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टॉप पे लिखने हैं। तो क्योंकि डिफाइन भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है तो वो भी हमने यहीं पे लिखना है, हैश डिफाइन, और उसके बाद अपने कांस्टेंट का नाम जो भी आपने रखना है और उसके बाद अपने कांस्टेंट की वैल्यू जो भी आपने उसमें स्टोर करनी है। तो अब ये एक डेसिमल कांस्टेंट बन गया है। और इसके बाद हम आते हैं अपने वॉइड मेन, और फिर उसके बाद मेन की बॉडी जो भी आपने नीचे क्रिएट करनी है। तो मतलब कि ये वो स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप ये अपना सारा काम कर सकते हैं। मतलब कि ये लाइन आपने, ये हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाली जो कांस्टेंट क्रिएशन की लाइन है, वो कांस्टेंट की लाइन ऊपर ही लिख देनी है। तो होगा ये कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन से पहले ही ये कांस्टेंट मेमोरी में बना दिया गया है। अब प्रोग्राम की कंपाइलेशन से पहले बन गया है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में जब आप इसको चेंज करने की नीचे अगर कभी कोशिश कर दें, मतलब कि पाई को नई वैल्यू देना चाहें आप प्रोग्राम चलते हुए में, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि इसको एक कांस्टेंट की नेचर दे देता है कि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। और जब इसकी भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती तो फिर हम कह सकते हैं कि बाय नेचर, बाय परफॉर्मेंस और बाय बिहेवियर दिस मेमोरी लोकेशन जिसका नाम पाई रख दिया गया है, उस मेमोरी लोकेशन को एक कांस्टेंट कह सकते हैं बिकॉज दिस लोकेशन इज नाउ बिहेविंग लाइक अ कांस्टेंट। क्लियर है जी बात यहां तक? तो ये हमारा हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का लेक्चर यहां पे कंप्लीट होता है। उस पोजीशन, उस पॉइंट और उतने नॉलेज तक जितना आपकी पार्ट 2 की बुक के चैप्टर जो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 8 है उसमें एक्सप्लेन किया गया है।
अगर इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में या किसी और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में किसी बच्चे ने पूछना है तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।